तौर पर और मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आज जनरल साहब, सबसे पहला सवाल, ये तो ऐसा हथियार है जो भविष्य में जंग कोई अब सेना के जवान नहीं लड़ेंगे, अब तो रोबोट के जरिए जंग होगी। और ये भविष्य को हम अगर देखें ऐसे, तो क्या आने वाले दिनों में तस्वीर जंग की ऐसी ही बनेगी कि रोबोटिक हथियार हो, रोबोटिक लड़ाके हों? सुमित जी, धन्यवाद। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन आपके चैनल पे आज हो रहा है, क्योंकि ये हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ और रोबोटिक्स की तरफ लेके जा रहा है। और जितने भी हमारे मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स हैं, अगर हम लड़ाई लड़ने का तरीका, वो बहुत एक अहम डॉक्ट्रिन होता है, वॉर डॉक्ट्रिन हम जिसको बोलते हैं, जिसमें हम अपने पूरे प्लान्स बनाते हैं कि हम किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। और जब हम इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो हमारे सामने आ रही है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अगर इसको इजराइल ने अगर इसको नज़र अंजाम दिया है, तो भारतीय फौज भी ये टेक्नोलॉजी और इस तरीके के वॉरफेयर को अपने वॉर डॉक्ट्रिन में डाल सकती है। और स्पेशली जब आपने इसका जिक्र किया है कि ये एक ऐसा फोर्स मल्टीप्लायर है जो आपके एग्जिस्टिंग वेपन्स सिस्टम में और आपके एग्जिस्टिंग व्हीकल प्लेटफॉर्म में अटैच हो सकता है। और अगर हमारे पास एक गाड़ी है जो 4x4 की ड्राइव है, जिसका मतलब है कि अगर हम उसको डेजर्ट्स में एम्प्लॉय करना चाहें, जी। जहाँ पे पावर की ज़रूरत बहुत हमको उसको महसूस होती है, 6x6 और 8x8 हमको पावर ड्राइव चाहिए, तो ये एक वेपन सिस्टम है जो हमको डेजर्ट वॉरफेयर में बहुत काम आ सकता है। और इसीलिए हम इसको ऑल टेरेन बोलते हैं कि कोई भी टेरेन हो, हाई ऑल्टीट्यूड, डेजर्ट्स, जंगल और प्लेन्स, कहीं पर भी ये काम आ सकता है। और मैं आपकी नज़र लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लेके जाना चाहूँगा, और स्पेशली चाइना के अगेंस्ट, बिकॉज अदानी जो वेपन सिस्टम है वो इजराइल कंपनीज के साथ काम कर रहा है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, और ये बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी अभी आपके प्रोग्राम में हमको देखने को मिल रही है, ये जल्दी ही भारतीय फौज में आएगी। और इसके एडवांटेजेस, जी। इसके चार मेन एडवांटेजेस हैं कि आपकी जो लॉजिस्टिक ट्रेल है, यो हम जब अपनी इतनी सारी गाड़ियों के साथ अपना चलते हैं, अगर एक आर्मर्ड वॉरफेयर की मैं बात करूं, तो आपका EVC 1 इसेंशियल व्हीकल कॉलम 1, इसेंशियल व्हीकल कॉलम 2, और आपका बी व्हीकल और आपका F व्हीकल, इस तरीके का एक लॉजिस्टिक ट्रेन बनता है। इसके आने से ये सारी गाड़ियों में आपकी कमी आएगी। जी। दूसरा, सेंसर्स, इसमें आपको सेंसर्स का इस्तेमाल होगा, इसमें एनर्जी का इस्तेमाल होगा, और इसमें म्यूनिशन का इस्तेमाल होगा। तो ये चार इंपॉर्टेंट फेसेट्स हैं वॉरफेयर की, क्योंकि हम एम्यूनिशन की जब बात करते हैं और हमको पीछे से एम्यूनिशन हमको चाहिए होता है, यहाँ पे आपके पास ड्रोन्स भी हैं, और आपके पास और भी ऑटोनोमस वेपन्स सिस्टम है। और लास्टली, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है कि अगर हम इसको डिटैच करना चाहें, अगर हम उस व्हीकल सिस्टम से इसको अलग करना चाहें, जी। तो ये एक ऑटोनोमस तरीके से, रोबोटिक्स के तरीके से ऑपरेट कर सकती है। इसमें आपको कोई ऑपरेटर की भी जरूरत नहीं है, और जितने भी टारगेट आपकी एक्विजिशन होते हैं वो सेंसर्स के थ्रू किया जा सकते हैं, और बिल्कुल प्रिसिशन, जैसे कि अगर आप जहां पे वार करना चाहते हैं वहीं पे गोली जाएगी, वहीं पे बम जाएगा, और वहीं पे आपकी टारगेट स्ट्राइक जाएगी।
तो मैं मानता हूं कि ये एक आने वाले वक्त में गेम चेंजर होने वाला है। बिल्कुल। बट एक लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि आप अपना ह्यूमन को इससे अलग नहीं कर पाएंगे। आप ये जो भी यही एक टेक्नोलॉजी सवाल अगर है, मैं यही सवाल रखना चाह रहा हूं कि अगर ये इस तरह की जंग होगी, ब्रिगेडियर साहब, क्या हम इस जंग में जो इंसान है, इंसान की के इस्तेमाल को हम कम देख रहे हैं, या फिर धीरे 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 अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि रोबोट पर हम डिपेंड हो जाएंगे, रोबोटिक हथियार पर या रोबोटिक लड़ाका? अब चूंकि 2021 में ही इजराइल ने ये खबर आई थी कि रोबोटिक लड़ाके तैनात किए हैं और रोबोटिक लड़ाकों के जरिए वो हमास से लड़ रहा है, तो आने वाले दिनों में रोबोटिक लड़ाके यानी इंसानी जान जो है वो ना जाए, सेना के जवान किसी तरह के जंग में उनकी जान ना जाए, रोबोटिक लड़ाकों को हम तैनात करते हैं, रोबोटिक हथियारों को तैनात करते हैं और इस तरह की जंग लड़ी जाती है, फिर ड्रोन से हमला होता है। देखिए, मेरा मानना है कि आगे आने वाले दिनों में इस तरीके के रोबोट्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होगा। देखिए, युद्ध लड़ने की विधाओं में लगातार तब्दीली होती रही है। चाहे रशिया और यूक्रेन युद्ध देख लीजिए, डिस्टेंस बैटल चला। इसराइल और हमास के बीच में इस तरीके का युद्ध चला जिसमें ज्यादा से ज्यादा रोबोट्स का भी अगर इस्तेमाल करते तो इतनी ह्यूमन लाइफ जो आईडीएफ को सफर की वो शायद नहीं होती। तो आज की डेट में सारे के सारी देश जो है वो ह्यूमन लाइफ, अपने सोल्जर्स की जिंदगी की परवाह करते हैं, उसको वो लूज नहीं करना चाहते। और आपके पास ऑल्टरनेटिव टू सम एक्सटेंट मौजूद है रोबोटिक्स के तौर पे। इससे होता क्या है, इससे देखिए आप एक ह्यूमन लाइफ बचाते हैं, दूसरा एक बड़े वायलेंट और फियर्स बैटल आप लड़ सकते हैं, बड़ी एक्यूरेसी पिन पॉइंट के साथ टारगेट को स्ट्राइक कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आगे आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा सोल्जर रिप्लेस किए जाएंगे, क्योंकि हम उनकी लाइफ को नहीं खो सकते और ये डिस्प्रपोर्शनेट रिजल्ट देते हैं। इनको किसी भी तरीके, किसी भी टेरेन में इस्तेमाल कर सकते हैं, तमाम तरीके की वेपनरी इसमें लॉन्च कर सकते हैं और टाइम टू टाइम इसको आप मॉनिटर कर सकते हैं। और आज की डेट में जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी एआई ड्रिवन है, रोबोटिक्स एवरी डे नए आयाम हासिल कर रहा है। तो एक तरफ हमने देखा कि हम डिस्टेंस वॉर कैसे लड़ रहे हैं, हमारे पास नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, हम कंप्यूटर टू कंप्यूटर तमाम तरीके का डिजिटल कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, सैटेलाइट वॉरफेयर के लिए जा रहे हैं, मिलिट्री ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सैटेलाइट वॉरफेयर में जा रहे हैं। तो जब एक तरीके से पूरा डिस्टेंस बैटल चल रहा है तो ग्राउंड पे अगर इसको, इस विधा को अप्लाई करना है तो उसके लिए रोबोटिक्स है, उसके लिए एआई जनरेटेड रोबोट्स बनाए जा रहे हैं, ये रिजल्ट देते हैं। और मेरा मानना है कि ये देखिए ऑल वेदर है, इनको कि ना तो टेरेन का फर्क पड़ता है, ना इनके पास टायर्डनेस होती है, ना ही इनको सैबोटेज किया जा सकता है। एक बड़ा ही फियर्स बैटल को ये जन्म देते हैं, लिहाजा इसके रिजल्ट डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं। लगातार देखिए युद्ध लड़ने की विधाओं में जब तब्दीली होता है तो इनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होता है। और जहां तक इसके एक सबसे बड़ा इसमें है कि किस लेवल पे और किस संख्या में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तान की आर्मी में भी इसका इस्तेमाल बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। देखिए, अभी एरो शो हुआ था 2025 बैंगलोर, और मेरे को मौका मिला उसको देखने के लिए। मैं 4-5 दिन तक वहां पे था। मैंने तमाम डिफेंस कंपनी, जी। 57-58 डिफेंस कंपनियों के साथ इंटरेक्ट किया और वहां पाया कि ज्यादा से ज्यादा जो डिफेंस की कंपनी या तो वो ड्रोन बना रही है, या रोबोटिक के फील्ड में, या एआई जनरेटेड वेपन बना रही, जिससे कि आप तमाम तरीके के जो रडार में क्लटर है या आपके एआई ड्रिवन है जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो, और आप एक डिस्टेंस पे बैठ के बैटल को कंट्रोल कर सकें और बैटल फील्ड को पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट बना सकें। तो अगर इसका पूरी तरीके से नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, स्पेस टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और रोबोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो पूरी पूरी लड़ाई की विधा देखिए बदल जाती है। आपके पास जो, जैसा कि जनरल कोचर बता रहे थे, जो सप्लाई चेन है, जो लॉजिस्टिक, लंबा लॉजिस्टिक चेन है, उसको आप कट डाउन कर सकते हैं, आप पिन पॉइंट स्ट्राइक कर सकते हैं, आप डिस्प्रपोर्शनेट रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। इसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट चल रहा है। तमाम डिफेंस की कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो तमाम तरीके के स्पॉन्सर्ड हो, इस पे काम चल रहा है। और सारे के सारे देश, चाहे वो छोटे देश हो, बड़े देश हो, सुपर पावर हो, अमेरिका हो, इसराइल हो, सब पे इसमें काम चल रहा। और इसराइल को इसमें बहुत बढ़त हासिल है। इसराइल की कंपनियों से जब मैंने इंटरेक्ट किया तो मैंने पाया कि उनकी कंपनियां आज की डेट में एआई ड्रिवन वेपन बना रही हैं। तमाम स्टार्टअप, मीडियम कैलिबर की जो कंपनीज हैं वो इसको बना रही हैं, और अल्टीमेटली इसको बड़ी कंपनीज टेक ओवर कर लेती हैं और वर्ल्ड में इसका मार्केट बढ़ता चला जा रहा है।
तो आगे आने वाले दिनों में इसकी संख्या और बढ़ेगी और इसमें एडवांसमेंट आएंगे। जी। जो इसमें कमी बेशी है या इसको और फूल प्रूफ बढ़ाना है, बेसिकली आपको इसको एक एंड्योरेंस देना है। किस तरीके के वेपनरी आप पे लगाते हैं, आज की डेट में उसके ऊपर मशीन गन है, लेजर डेजिग्नेटर है, नाइट विजन है, इस तमाम तरीके की चीजों के इक्विपमेंट उस पे लगाए गए हैं और साथ में सर्विलेंस, और आप उसको मॉनिटर करके जिस मन चाहे जगह पे आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं या आप कंट्रोल कर सकते हैं या रोबोट खुद उसको सीख करके उस डायरेक्शन में जा सकता है। तो बड़ी लंबी विधा है, इस पर लगातार काम चल जी। रहा है। एक गेम चेंजर आगे साबित होने जा रहा और इससे ह्यूमन लाइफ की बचत होगी और दुश्मन को किस लेवल पे डिस्ट्रक्शन कर रहा है ये आप खुद डिटरमिन कर पाएंगे। तो एक लेकिन लेकिन सर, शुरुआत एक हुई बड़ी है। बात, हर आविष्कार के साथ एक चिंता हमेशा कहीं ना कहीं आती है। परमाणु हथियार भी आए तो परमाणु हथियारों को लेकर भी यही चिंता हुई कि अगर इसका गलत इस्तेमाल हो गया, गलत हाथों में चला गया, या जिस तरह की रोबोटिक हथियार की हम बात कर रहे हैं जनरल साहब, ये रोबोटिक हथियार अगर किसी गलत हाथ में चले गए, गलत कंट्रोल में चले गए, या खुद ये मशीन है तो मशीन कहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जो कमांड इसमें दिया गया उसके विपरीत ये काम कर रहे हैं, ये कई सारे खतरे भी हैं इसके अपने। बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव सुमित जी आप लेके आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स आज दुश्मन के पास हैं, जिस तरीके से वो आपकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी और साइबर के इस क्षेत्र में मैं आपको लेके जाना चाहूँगा। बिकॉज ये जितने भी रोबोटिक्स हैं, ये एक टेक्नोलॉजी, एक फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। और अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी में इसको मैनिपुलेट इसको कर सकेंगे तो हो सकता है कि ये रॉबर्ट्स आपकी तरफ ही अपनी जो इस गन का रुख है वो 360 डिग्रीज लेके आपकी तरफ ही फायर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल। एस्पेक्ट आपने रेज किया है। जी। बिकॉज हम जब भी ह्यूमन और मशीन इंटरफेस की बात करते हैं तो उसमें ये आपको खतरे मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी अगर आप हासिल कर रहे हैं तो दुश्मन भी आपसे 2 कदम आगे चल रहा है और उसको पता है कि इस टाइप की टेक्नोलॉजी आपके पास है, तो वो उसको काउंटर करने की कोशिश करेगा। इसीलिए मैं इसको यहाँ पे स्ट्रेस करना चाहूंगा कि ये जो आपका जो हमारा सोल्जर है, द सोल्जर ऑन ग्राउंड, ही कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर मैं माउंटेन की बात करूं, माउंटेन वॉरफेयर की बात करूं, लेह लद्दाख की बात करूं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करूं, तो वहां पे आप जितनी भी टेक्नोलॉजी आप लगा लीजिए, आप वहां पे रॉबर्ट्स भी इस्तेमाल कीजिए, बट वहां पे जो हमारा जवान है, जो हमारा सोल्जर है, वो हमेशा रेलेवेंट रहेगा। क्योंकि अगर आपको कोई भी चोटी पे कब्जा करना है या आपने अपनी डोमिनेशन उस चोटी के ऊपर करनी है, तो आपको उसको फिजिकली ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। आपके जवान, आपके स्पेशल फोर्सेस, आपके वहां पे अपना झंडा लगाना पड़ेगा। एक रॉबर्ट उसको सिक्योर नहीं कर सकता ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को। तो जी। इसलिए मेरा मानना है कि जो बैटल के क्रिटिकल फेजेस होते हैं, जहां पे आपको लगता है कि आपके ऊपर ज्यादा कैजुअलिटीज आ सकती है। आपको मैं एग्जांपल अभी देता हूं कारगिल का। जिस तरीके से पाकिस्तानी सोल्जर ऊपर पीक में बैठे हुए थे और उनके पास ऑब्जर्वेशन भी था और अपना फायर भी कर रहे थे, और हमारी इतनी कैजुअलिटीज हुई हैं, अगर उस टाइम पे हमारे पास इस तरीके के रोबोटिक सोल्जर होते तो जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी बोला कि हम अपनी कैजुअलिटीज को कम कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको एक मिश्रण लाना पड़ेगा। इट कैनॉट रिप्लेस दिस एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ वॉरफेयर, बट आपको एक मिश्रण लाना पड़ेगा कि कहां पे इस्तेमाल करने की जरूरत है। जहां पे आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ज्यादा यू फायर आ जाएगा या आप एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में हैं, जी। दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है और हम्म। आप नीचे से अटैक कर रहे हैं, तो आप इनको रॉबर्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए इसको मुझे लगता है कि आपको एक सेंसिबल इसको मैशिंग अपनी करनी पड़ेगी अपने वॉरफेयर में। और
खास बिल्कुल, तौर इसके पे जब इस्तेमाल को लेकर मुझे लगता है कि एक गाइडलाइन या एक रोड मैप तैयार करने की ज़रूरत है। चूंकि जो आपने जिक्र किया जनरल साहब की, तिरंगा, अगर हम किसी वॉरफेयर में हम किसी पॉइंट पर हम तिरंगा लगाते हैं, और वो हमने कई बार फिल्मों में भी देखी, जो युद्ध पर आधारित फिल्म थी। ब्रिगेडियर साहब, मुझे लगता है कि उस युद्ध में जो तस्वीर आती है, सबसे बड़ी तस्वीर यही आती है कि जो सेना के जवान हैं, हमारे सेना के जवानों का जज्बा, जो सेना के जवानों की वफादारी, लॉयल्टी, जो उनमें देशभक्ति है, ये हम किसी रोबोट से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वो तो एक कमांड है और उस मशीन को हम जैसा चाहेंगे वो कंट्रोल, लेकिन वो जज्बा और देशभक्ति का जज्बा तो हम रोबोट से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप लोग की शंकाएं बिल्कुल सही है। देखिए, युद्ध लड़ा जाता है सही चीजों का मिश्रण बनाने से। आपको अपने सोल्जर भी रखने हैं, आपको अपने कन्वेंशनल वेपन भी रखने हैं, आपको अपने हाई टेक्नोलॉजी वेपन भी रखने हैं। अब इनका किस परिस्थितियों में कहाँ सबसे बेहतर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पे नजर बनानी पड़ेगी। यही खूबी है, यही प्लानर आपके काम आते हैं। ऐसी कौन सी जगह पे आप किस अस्त्र और शस्त्र का इस्तेमाल करेंगे, इसको आपको यही हमारी ऑपरेशन आर्ट है। यहीं पे हमारी जो प्रोफेशनल एक्यूमेनशिप है वो आती है। और जहां तक देखिए रोबोट का सवाल है, एक चीज मैं बता दूं, आपने एक शंका जाहिर की थी कि कहीं ये रोबोट घूम के आपके ऊपर फायर करने लगा तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन टाइप हो जाएगा। लेकिन तमाम तरीके के ये एआई जनरेटेड रोबोट होते हैं, कई तरीके के इसमें कंट्रोल लगाए हुए होते हैं। और आज की डेट में जो रोबोट बन रहे हैं, वो अगर आपकी ये शंकाएं हैं तो उसमें एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन आती है। आप जब रोबोट आगे बढ़ रहा है या उसकी आपने एरिया ऑफ ऑपरेशन या लिमिट ऑफ ऑपरेशन फिक्स कर रखा है, अगर आपको शक है कि वो 180 डिग्री घूम के फायर करने लगेगा, तो उसमें एक सिर्फ टेक्नोलॉजी लगाई जाती है जिसमें वो जो आपका रोबोट है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चला जाता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाए या इनऑपरेटिव हो जाता है, उसके सारे सेंसर काम करना बंद कर देते हैं। तो इस तरीके के सेफ्टी मेजर, इस तरीके के प्रिकॉशन सारे के सारे रोबोट्स में लगे होते हैं। इसका मैं डेमोन्स्ट्रेशन लाइव देख के आया हूं इस बार के एरो शो 2025 में। इसलिए जी, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूं कि इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है आगे आने वाले दिनों आप में उन सोल्जर चिंताओं की को खारिज कैजुअलिटी कर को रहे हैं। कम आप कह करेगी। रहे हैं कि जो तमाम चीजें, चिंताएं हैं, नकारात्मक इस्तेमाल को नहीं नहीं, लेकर। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ मिश्रण जरूरी है हर चीजों का। और जैसा कि आपने नहीं, बोला कि रिप्लेसमेंट तो झंडे नहीं के हो सकता नीचे है ना। सोल्जर आप जब खड़ा होता है जो जनरल तो वो साहब उसके कह रहे लिए हैं उस बड़े बात से आप फख्र की सहमत बात होंगे, होती है। रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकता है। यस, डेफिनेटली रिप्लेसमेंट नहीं है, मैं उसके सही मिश्रण की बात कर रहा हूं। और जहां जी, तक जो आपने जो झंडे का जो जिक्र किया, वो तो हर एक सोल्जर्स का ड्रीम होता है कि जब वो किसी अपने ऑब्जेक्टिव पे खड़ा हो और अपने देश का झंडा लहरा और विक्ट्री अंडर हिज फीट हो, तो इससे बड़ा फक्र का दिन उसके लिए नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है और तमाम सोल्जर्स को ये मोटिवेट करता है। तो ये तो हमारा अल्टीमेट गोल होता है। लेकिन इस गोल को हासिल करने के लिए आपकी ट्रेनिंग, आपके इक्विपमेंट, आपके साजो सामान और आपकी टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों का अगर आप सही मिश्रण करते हैं और आपने एक मैन्यूवरिस्ट अप्रोच के साथ अपने दीवार पे सर ना मार के आप मैन्यूवरिस्टिक अप्रोच पे जाते हैं, तो आप डिस्प्रपोर्शनेट रिजल्ट कम समय में हासिल करते हैं। जी, देखिए बिल्कुल। ईस्ट पाकिस्तान में हमने कैसे 93,000 सैनिकों का सरेंडर कराया, एक तरीके से उनको एनवलप किया, वर्टिकल एनवलपमेंट किया, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चला और उनको बाध्य कर दिया कि वो हथियार डालें। तो ये है एक्चुअल आर्ट ऑफ ऑपरेशन। हम इस तरीके की आर्ट में प्रोफेशनलिज्म हासिल करना चाहते हो और उसके लिए सारी विधाएं, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपकी फिजिकल ट्रेनिंग हो, तमाम तरीके के लॉजिस्टिक्स हो, हथियार हो, एम्यूनिशन हो, टैंक हो, तोप हो, इस सभी का इस्तेमाल जायज और सही मिश्रण में करना पड़ेगा। सुमित झा जी। बिल्कुल। लेकिन जनरल साहब, जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, अभी एरो शो में गए थे, उन्होंने तमाम कंपनीज के जो प्रदर्शन है उन्होंने देखा। लेकिन एक बड़ी चिंता यहाँ एक और भी है, एक बड़ा सवाल ये भी है। हाल के दिनों में हमने देखा कि पाकिस्तान में परमाणु हथियारों के गलत इस्तेमाल को लेकर कई बार सवाल उठे। वहाँ पर तो कुछ ये भी खबर आई कि जो वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिकों का अपहरण कर लिया गया या वैज्ञानिकों को खरीदने तक की कोशिश की गई और वो टेक्नोलॉजी कुछ गलत हाथों में जाने की आशंका बनी हुई थी और अभी भी बनी हुई है। डर है, मतलब पाकिस्तान जैसे स्टेट में अगर परमाणु हथियार हैं या फिर आप किसी ऐसे स्टेट में परमाणु हथियार जैसे खतरनाक हथियार हों, तो वो हमेशा बना रहता है कि साहब कहीं गलत इस्तेमाल ना हो जाए। कंपनी चूंकि सप्लाई करेगी
और वो डिफेंस कंपनी तैयार करेगी और वो टेक्नोलॉजी जो होगी उनके पास ही होगी, लेकिन उसे हासिल करने के लिए, उस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए या उस कंपनी में जो निर्माता है उसे किसी तरह से दबाव डालकर अपने पाले में लाने की भी एक कोशिश, एक अलग कोशिश होगी। और वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो इस कोशिश को कहेंगे कि साहब ठीक है, अब इसका जवाब, अब यहाँ इजराइल अगर तैयार कर रहा है तो हमास भी ये कोशिश करेगा कि इस तरह की टेक्नोलॉजी को हम कैसे हासिल कर लें। ये भी एक बड़ी चिंता है जनरल साहब। सुमित जी, ये आई थिंक टेक्नोलॉजी जब हम जिसकी बात करते हैं तो इट्स अ डबल एज्ड वेपन। इसका ये मतलब है आपका जो एनालिसिस है वो बिल्कुल स्पॉट ऑन है। और मैं स्पॉट ऑन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आज ये टेक्नोलॉजी डिफेंस सेक्टर तक सीमित नहीं है। जो लोग ये टेक्नोलॉजी बना रहे हैं वो है प्राइवेट सेक्टर के लोग। और प्राइवेट सेक्टर के लोग अगर कोई भी उनको इस टेक्नोलॉजी का दाम अपना देगा या इस तरीके से देगा तो वो उसको दे देंगे। तो ये प्रॉब्लम हमेशा हमारे पास रहेगी, क्योंकि आज आप देखिए, आप जितने भी ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इनके पास आधुनिक वेपन्स हैं, इनके पास ड्रोन्स हैं। अगर हम ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं इनके अगेंस्ट तो इनके पास भी ड्रोन्स हैं। तो इसका मतलब एक मैचिंग टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी ये टेररिस्ट ग्रुप रखते हैं। और स्पेशली जैसे अगर आपके रोग स्टेट्स हो गए, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल ईरान, जो इस टाइप की कंट्रीज के पास अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाती है, टर्की को भी मैं इसमें शामिल करूंगा, जब आ जाती है तो क्या गारंटी है कि हजबुल्ला के पास ना पहुंच जाए बिल्कुल। और हमास के पास ना पहुंच जाए। और हमने देखा है जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स कैपेबिलिटी है जो एक स्टेट के पास होती है, आज एक नॉन स्टेट एक्टर के पास भी वो बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है। तो इसीलिए जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं और जब हम जो सेमिनार्स होते हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में गए हुए थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा इस प्राइम मिनिस्टर ने रेज किया था कि इसको रेगुलेट कौन करेगा, बिल्कुल कौन इस टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करेगा, क्योंकि ये एक गलत काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और सही काम के लिए भी इस्तेमाल बिल्कुल। हो सकती है। जनरल साहब, चूंकि वक्त कम है, मैं इसी पॉइंट पर, ब्रिगेडियर साहब क्या सहमत हैं आप भी इस बात से सहमत हैं कि ये गलत, चूंकि प्राइवेट कंपनीज बना रही हैं, उन्हें तो पैसा चाहिए। देखिए, तमाम तरीके के रेगुलेशन है। प्राइवेट कंपनी को जब इस तरीके का राइट मिलता है किसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का या उसका उसमें उस फील्ड में काम करने का, और जब इसका मास इंडक्शन शुरू होता है तो कई तरीके के उसके ऊपर रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये नॉन स्टेट एक्टर के हाथ में पड़ सकता है। इसको मॉनेटरी बेनिफिट के लिए इस तरीके की प्राइवेट कंपनी नॉलेज या टेक्नोलॉजी शेयर कर सकती है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन और लीथल हो जाए जब ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की तरफ चला जाता है। एक देश इस तरीके के नॉन स्टेट एक्टर की मदद के सामने आता है, जिसमें पाकिस्तान है, तमाम मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, तमाम ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे आज की डेट में गृह युद्ध या गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं। तो जी। ये डेंजरस कॉम्बिनेशन है। और मेरा मानना हमेशा से रहा है, जब भी कोई टेक्नोलॉजी है, आपके पास वो विधाएं अवेलेबल है, आपको कुछ और चिप्स का इस्तेमाल करके सर्टेन प्रोविजंस को आप ब्लॉक करने के आपके पास फैसिलिटी है। अगर आप टेररिस्टों के पास या नॉन स्टेट एक्टर के पास एक टेक्नोलॉजी पहुंच गई है, तो आप नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट लेवल पे जाके पिछली टेक्नोलॉजी को आप ब्लॉक कर सकते हैं या उसमें आप नए तरीके के सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी जो सुविधाएं वो बनी रह सकती हैं और जो दुश्मन या जी। नॉन स्टेट एक्टर इसका इस्तेमाल करता है वो इंफीरियर क्वालिटी को जाते हैं, जिसको आप हमेशा काउंटर कर नहीं, सकते हैं। अच्छी बात है कि लेकिन सर जो लेकिन तब, मेरा मानना जी है कि इस जी तरीके की टेक्नोलॉजी नॉन स्टेट एक्टर के पास पहुंचने की संभावना है, उसको लेकिन काउंटर करने की जरूरत है, रेगुलेटरी अथॉरिटी एग्जैक्टली। लगाना। और हर देश अगर इस दिशा में काम करेगा, एक रेगुलेशन लगाएगा, पहले तो नॉन स्टेट एक्टर या टेररिस्ट के लिए एक हमें इंटरनेशनल ओपिनियन बनानी पड़ेगी, एक रेगुलेटरी बॉडी बनानी पड़ेगी, जिससे कि आप इस तरीके के मेनेस को रोक सके और आप इस
टेक्नोलॉजी को अपने एडवांटेज में इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल, जिस एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि रेगुलेट करने की जरूरत है। नहीं तो ये टेक्नोलॉजी, चूंकि तकनीक क्रांति भी है, लेकिन गलत हाथ में चले जाए तो फिर वो श्राप भी कही जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि इसे सही हाथ में और सही तरीके के लिए, सही मकसद के लिए, मानवता के लिए इस्तेमाल हो।